तो आपको कभी अगर गैस होती है, कब्ज होती है, आप क्या करते हैं? खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं या आप भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं? बहुत ज़्यादा बिजी हुए या रश हुआ या थोड़े कोई टेंशन वाली बात हो गई, कोई सपोज इंटरव्यू के लिए भी जाना है ना, या कुछ है तो पेट में पहले कुछ गुड़गुड़ होगा। डॉक्टर, एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है लोगों का पेट साफ नहीं होता है सुबह। क्या कारण है ये? मेन कारण लैक ऑफ एक्सरसाइज कम हो रहा है, वेट गेन हो रहा है क्योंकि हमारा डाइट ऐसा है। तो ये दोनों चीज़ जो है ना वो सबसे बड़ा है। डॉक्टर, अगर किसी को बार बार गैस होती है और वो एंटासिड ले लेता है या फिर तमाम गैस की दवाइयाँ हैं, उससे लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी में क्या असर पड़ता है? ये मतलब ऐसा नहीं कि हाँ चलो ये गैस की गोली है तो इसको लेते रहे सालों तक, नहीं, इससे नुकसान। कई बार तो लोगों को ये मिथ भी रहता है कि मेरी गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत छोटा सा है, तो ये तो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा अगर मैं कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाऊंगा। तो क्या सच में ऐसा होता है? स्मॉल स्टोन्स जो होते हैं और बहुत बार जो जिसे हम कंकड़ बोलते हैं, स्लज, उसमें एक प्रॉब्लम है। गांव हो या शहर, पेट की समस्या आजकल सबसे आम समस्याओं में से एक है। किसी का पेट साफ नहीं होता, किसी को हमेशा गैस रहती है और किसी का पेट फूला रहता है। अक्सर एक आम इंसान इसको बदहजमी समझकर इग्नोर करता है या फिर अपनी मर्जी से कुछ घरेलू नुस्खे या फिर देसी इलाज ढूंढकर इसका कुछ टाइम के लिए समाधान कर लेता है। लेकिन क्या ये वाकई नज़रअंदाज करने वाले लक्षण हैं? डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और क्या ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं? पेट से जुड़ी सारी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरोज दुबे। डॉक्टर सरोज दुबे, द हेल्थ साइड पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी, एंड बहुत बहुत नमस्कार सारे श्रोताओं को, एंड आई एम वेरी हैप्पी यहाँ आके, है ना। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि आप पेट के डॉक्टर हैं, आपको कभी पेट की समस्याएं होती हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ। क्योंकि पेट की समस्या ऐसी चीज़ है जो आई थिंक कोई भी पर्सन ना उससे मतलब ये नहीं है, एवरीवन फेसेस इट कहीं ना कहीं में। और अब देखेंगे कि उसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे, स्पेशली जब जैसे हम बताते हैं कि माइंड और गट का बहुत कनेक्शन है, हमारे दिमाग और पेट का। तो जैसे सोचिए बहुत ज़्यादा बिजी हुए या रश हुआ या थोड़े कोई टेंशन वाली बात हो गई, कोई सपोज इंटरव्यू के लिए भी जाना है ना, या कुछ है तो पेट में पहले कुछ गुड़गुड़ होगा, कुछ ब्लोटिंग, कभी कभी मोशन की फ्रीक्वेंसी होती है, हाथ तो पैर इस ठंडे तरह हो का, जाते हैं। हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं या पेट कुछ गुड़गुड़ाने लगता है जैसे, तो पेट की प्रॉब्लम तो काफ़ी होती है। अच्छा, दूसरा कि जैसे आपको पता है डॉक्टर्स, हमारे जो लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत इरेटिक है। बहुत बार होता है कि हमें लेट रात को जगना जाना पड़ता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, एंड ईटिंग आवर्स, खाने पीने में ज़्यादा नियंत्रण नहीं है, तो पेट की समस्या तो डॉक्टर्स को बहुत होता है। तो आपको कभी अगर गैस होती है, कब्ज होती है, आप क्या करते हैं? खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं या आप भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं? मोस्टली तो खुद ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स जैसे मैं फेस करता हूँ या जनरली जो डॉक्टर्स फेस करते हैं कि कभी एसिडिटी हुआ, हार्ट बर्न, जलन वगैरह, तो उसमें हम लोग एंटासिड, पीपीआई या कुछ ले लेते हैं, है ना। अब लेकिन अगर कब हमें किसी और अथॉरिटी से मिलना है या किसी और डॉक्टर से मिलना है, उसके लिए भी कुछ कुछ संकेत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर साथ में बहुत समय तक प्रोलॉन्ग्ड हुआ कि अगर 1-2 हफ्ते, 3-4 हफ्ते तक भी अगर सिम्टम्स चलते रहा, या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इवन अगर हम एंटासिड लेते हैं उससे भी कम नहीं होता है, वेट लॉस अगर हो रहा है, या कभी अगर मोशंस काले आ रहे हैं या मोशन में ब्लड आ रहा है, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये सब शो करता है कि ये सिंपल गैस्ट्राइटिस जिसको हम बोलते हैं, हम इंडाइजेशन या गैस वाली प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा कहीं कुछ और है, एंड देन हमें फिर ना और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट। डॉक्टर, अगर किसी को बार बार गैस होती है और वो एंटासिड ले लेता है या फिर तमाम गैस की दवाइयाँ हैं, उससे लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी में क्या असर पड़ता है? देखिए, एंटासिड्स जनरली सेफ है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग उसको सालों तक भी लेते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म, मतलब 3-4-5 साल उनको लगता है कि हाँ कुछ नहीं है, ये तो गैस की दवाई है, उसमें बाद में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं
इवन जो बोन डेंसिटी में प्रॉब्लम आते हैं, कभी कभी वेरी रेयर केसेस में कुछ फ्रैक्चर्स के स्पेशली ओल्डर एज में टेंडेंसी होती है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकते हैं। इवन रेयरली किडनी डैमेज अगर बहुत समय तक अगर हम लेते रहें, तो ये आई वुड से 6-7 साल पहले कुछ स्टडीज़ आई थी जिसमें लॉन्ग टर्म एंटासिड्स के साइड इफ़ेक्ट्स बताए थे। नहीं तो जनरली क्या है, जनरल फिजिशियंस भी या कार्डियोलॉजिस्ट भी अपने दवाई के साथ एक ऐड कर देते थे ना। और कि कई वो बार डॉक्टर ऐसा भी होता है ना, ऐसे जो गांव में लोग रहते हैं वो अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार उन्होंने लिख दिया कि आपको 10 दिन या हफ्ते भर तक ये एंटासिड लेना है और उनको उससे आराम मिलता है, तो वो लंबे टाइम तक लंबे बिना समय तक डॉक्टर लेते हैं, सजेशन के हाँ। उसको कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, तो वो भी वो चीज़ प्रॉब्लम है। हम आजकल नहीं रेकमेंड करते। आप ले सकते हैं जिसको ज़रूरत हो, जैसे हम लोग भी एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जिसको ज़रूरत है इवन 6-8 महीने तक भी हम देते हैं। पर मैं पेशेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि उसको बीच बीच में ब्रेक दें। जैसे आपने सोचो 2-3 वीक लिया, उसके बाद आपको कुछ आराम लगा, आप थोड़ा बेटर हुए, तो आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन तो फिर हमें डॉक्टर का फिर से हमें सजेशन लेना एक बार लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ चलो ये गैस की गोली है तो इसको लेते रहे सालों तक। नहीं, इससे नुकसान होता है। डॉक्टर, एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है लोगों का पेट साफ नहीं होता है सुबह। क्या कारण है ये? ठीक है, ये तो बहुत ही आई वुड से आप समझिए हमारे ओपीडी में 30-40% तो इसी तरह कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वाले चाहे मरीज आते हैं। कॉन्स्टिपेशन हुआ या पेट साफ करना, इसमें दो रीज़न है। एक तो थोड़ा ये साइकोलॉजिकल भी है जी। जो एक इंडियन पॉपुलेशन में एक ये माइंडसेट है कि सुबह सुबह उठते साथ पेट बहुत अच्छे से साफ़ होना चाहिए और एक बार में ही साफ़ होना चाहिए और अगर कहीं इससे थोड़ा सा भी अलग हुआ तो पेशेंट्स को लगता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये है कि मोशन होना इट इज़ हेल्दी कि डेली एक बार हो। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही साफ़ हो, कभी कभी 2 टाइम भी बहुत लोग जाते हैं, वो नॉर्मल है ना। एक कंप्लीट इवैक्यूएशन अगर एक बार में नहीं हो रहा है वो एक अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूँकि फ्रॉम बचपन से हमें कंडीशन किया जाता है कि एक बार में ही होना है, तो बहुत लोगों को वो प्रॉब्लम लगती है। बट हाँ, कुछ लोगों को है कि नॉर्मली उनका एक बार में ही साफ़ होता है, बट सडनली कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से ये चेंज आया, जिसको हम ऑल्टर्ड बाउल हैबिट बोलते हैं। अगर कुछ चेंज हो रहा है जो कि पहले से ठीक चल रहा था, अभी कुछ चेंज हुआ, तब ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आजकल की पॉपुलेशन में प्रॉब्लम है, हमारे ये फूड ईटिंग लाइफस्टाइल है, उसमें फाइबर की बहुत कमी है, प्रोसेस्ड खाना ज़्यादा है ना। तो वो चीज़, फाइबर जितना कम होगा मोशंस में उतने ही दिक्कत होंगे। फाइबर एंड इवन ना वाटर इनटेक वगैरह, ये सब जो है आई थिंक मोस्ट। डॉक्टर, क्योंकि आपने बोला कि कब्ज साइकोलॉजिकली भी होता है ना। हाँ, कई लोग होते हैं सुबह उठते हैं, वो चाय पीते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और उसके बाद उनको आराम से मोशन पास हो जाता है। तो ये भी साइकोलॉजिकल है, यहाँ पे कुछ इसका एक्चुअल में कुछ कारण है? हाँ, नहीं देखिए, वाटर इनटेक तो बिल्कुल जायज़ है ना, क्योंकि गुनगुना पानी सुबह उठ के, हाँ, पानी चाहे गुनगुना पिए, नॉर्मल पिए, पानी जैसे इनटेक रहेगा। क्योंकि जब हम उठते हैं तो बाउल जो रेस्ट में रहता है उसकी एक्टिविटी फिर चालू हो जाती है ना। तो बाउल मूव करने लगते हैं अगर पानी पिए या चाय पिए, उसके बाद बहुत लोगों को फिर पेट साफ होने में काफ़ी आसानी रहती है। बहुत लोग सिगरेट का भी करते हैं, जो कि बिल्कुल हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं ना। जो कभी कभी होता है कि पेशेंट्स बोल रहे हैं हाँ बाबूजी इससे हमारा गैस ठीक हो जाता है या मोशन होता है, तो बोले गैस की आप दवाई अलग लो और मोशन के लिए दवाई ले लो, लेकिन ये सिगरेट के चक्कर में चलो आंतों में कुछ होगा नहीं होगा, पर आपके हार्ट और लंग्स में तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। तो वो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। पर हाँ, पानी पीना या चाय ये करना, या इवन कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ हल्का सा नाश्ता करने के बाद भी अगर किसी को मोशन होता है वो कोई वो। डॉक्टर, डेली अगर किसी को बहुत ज़्यादा डकार आ रही है, बर्पिंग हो रही है, क्या वो नॉर्मल है या डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हाँ, अगेन कि अगर ये कुछ मतलब एक तो है कि चलो कुछ दिन हुआ है ना, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ब्लोटिंग हुआ या हाइपर एसिडिटी के साथ थोड़ा डिस्टेंशन हुआ और वो होके ख़त्म हो गया, ठीक है। पर अगर वो कंटिन्यू कर रहा है कुछ आई वुड से हफ्तों तक भी, तो इसका मतलब है कि बेसिकली गैस्ट्राइटिस, स्टमक इन्फ्लेमेशन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वो एक बार डॉक्टर को दिखा लेना है। अच्छा, बहुत बार अगेन जैसे
टेम्पररी कुछ समय के लिए हो सकता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो उसका भी एक कारण होता है कि बहुत बार ब्लोटिंग होते हैं, बहुत लंबे लंबे ढकार लेते हैं ना, ये हम लोग काफ़ी बार देखते हैं। बट ये चीज़ वो डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेगा कि ये कोई नॉर्मल चीज़ है या इसके लिए हमें आगे टेस्ट, फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, ये ट्रीटमेंट लेना है। अच्छा डॉक्टर, आपने वीडियो के शुरू में बोला था गट ब्रेन एक्सेस, क्योंकि हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर ऑफिस का कुछ हमको स्ट्रेस है या फिर कुछ डेडलाइन ऐसी है जहाँ पे हम लोग अपना काम डिलीवर नहीं कर पाए, क्या उस वजह से भी हमको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट जो गट को आजकल सेकंड ब्रेन बताया गया है ना, दूसरा बिल्कुल। जो ब्रेन है ना, और वो इम्पोर्टेंस उसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि दोनों जो हमारा गट एंड ब्रेन ये कनेक्टेड है एक गट ब्रेन एक्सिस से। अब गट ब्रेन एक्सिस में क्या होता है कि जो हमारा गट का बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट मैसेजेस देते हैं, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स से हमारे ब्रेन को डायरेक्टली मैसेजेस राइट फ्रॉम ब्रेन टू गट एंड गट टू ब्रेन, दोनों तरह से ये बाई डायरेक्शनल हो रहा है। तो जहाँ भी थोड़ा स्ट्रेस हुआ, एंग्जाइटी हुआ, सबसे पहला प्रभाव तो हमारे गट पे ही पड़ता है। फिर आप देखेंगे जैसे आपने बताया कुछ डेडलाइन है या अचानक कुछ जैसे वीकेंड के बाद मंडे का एक स्ट्रेस अचानक रहता है, मंडे बिल्कुल ब्लूज। वो मंडे का स्ट्रेस हुआ या कोई अगेन कोई इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है या कुछ भी फैमिली प्रेशर है, तो आप देखेंगे पेट का जो संतुलन है ओवरऑल बिगड़ेगा। कुछ लोगों को है कि मोशन बार बार होंगे, कुछ लोगों को है कि ब्लोटिंग हो जाएंगे, हार्ट बर्न होगा, किसी को पेन, भूख नहीं लगेगी, दर्द काफ़ी होता है क्योंकि ये बेसिकली जब भी स्ट्रेस होता है और गट और ब्रेन कम्युनिकेट करता है तो जो गट है वो स्पैज़म में चला जाता है, मरोड़ होते हैं, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है। अच्छा, वॉमिटिंग का बहुत कॉमन साइंस स्पेशली चिल्ड्रन, बच्चों को होता है। एग्ज़ाम के समय में हम लोग बहुत देखते हैं ना कि पेशेंट्स अचानक पेट का दर्द, वॉमिटिंग लेके आ रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत परेशान है, बच्चे कि खाना क्या है, खाना छोड़ देते खाना हैं। खाने छोड़ दे रहे हैं, दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो एंड वी नो कि हाँ ये थोड़ा एंग्जाइटी एग्ज़ाम का स्ट्रेस है। पर हाँ, जो भी नेसेसरी टेस्ट है वो हम लोग पहले कर लेते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट जो भी करना हुआ है, कभी कभी अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है तो हम एंडोस्कोपी भी कर लेते हैं जस्ट टू रूल आउट की, क्योंकि हमारे लिए है कि जो भी ये एंग्जाइटी और इसको हम पीछे रखते हैं, पहले हम रूल आउट करते हैं कि क्या है। पर जब सब कुछ ठीक निकलता है देन वी नो कि हाँ ये थोड़ा एग्ज़ाम इंड्यूस्ड है, और बाद में बहुत बार एग्ज़ाम के बाद बच्चे लोग ठीक हो जाते हैं। बट डॉक्टर, अगर किसी को पता चल रहा है हमारे ये पॉडकास्ट से कि मेरा जो पेट में गड़बड़ है, पेट फूलना, भूख ना लगना, ये मेरा स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, उसको क्या करना चाहिए? तो भी जो है ना, आई वुड से कि एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा है कि वो अवेयर हैं, उनको ये पता चल रहा है, महसूस हो रहा है कि हाँ अभी स्ट्रेस है और इसीलिए पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, हलचल है, ये है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कोई भी बीमारी जो है स्ट्रेस में बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिक कुछ अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई अल्सर है या गांठ है, तो भी स्ट्रेस से वो चीज़ बढ़ेगा। पर ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो। तो अगर कुछ लंबे समय से चल रहा है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, एंड जो भी टेस्ट है, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार देखते हैं, जैसे मुझे याद है अभी रिसेंटली ही एक पेशेंट आई थी अराउंड 50s में, है ना, तो उसे वेट लॉस हो रहा था, वॉमिटिंग था, पेन था, सब कुछ था, और वो खुद ही बता रही थी वो उनके हस्बैंड की अभी बहुत स्ट्रेस है, तो हम समझ रहे हैं कि इसी के कारण होगा। पर फिर भी उनके किसी रिलेटिव ने बोला दिखाने के लिए, और उनका फिर पहले अल्ट्रासाउंड ठीक था, फिर सीटी कराया था, तो सीटी में एक स्टमक में गांठ थी, है ना, तो वो था, तो वो गांठ भी है और स्ट्रेस होगा तो वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है। तो सिर्फ ये नहीं उनको सोचना है कि हाँ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ही है, वो हो सकता है ही, पर एक बार एटलीस्ट अपना चेकअप करना। अच्छा डॉक्टर, आपने भी एंडोस्कोपी बोला, आप आम भाषा को बिल्कुल आसान भाषा में बता सकते हैं एंडोस्कोपी क्या होता है, कैसे होती है, क्या होता है इस प्रोसेस में? बिल्कुल, एंडोस्कोपी अगर साधारण लैंग्वेज में बोले तो ये दूरबीन की जांच है ना। एक दूरबीन है, कैमरा है ना, एक पाइप के साथ अटैच्ड कैमरा है, जो हम जैसे एंडोस्कोपी दो तरह के मेनली, एक ऊपर का एंडोस्कोपी और एक लोअर एंडोस्कोपी।
तो जो ऊपर का एंडोस्कोपी में वो दूरबीन जो कैमरा के साथ अटैच्ड है, वो एक पाइप है पतली सी, वो मुंह के रास्ते जाता है। मतलब एक पाइप जा रहा है, उस हाँ, पाइप में एक कैमरा लगा है। हाँ, कैमरा लगा है उसके टिप पे, और वो मुंह के रास्ते उसको स्वॉलो निगलते हैं, एंड फिर वो आपका फूड पाइप, इजोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन का छोटा सा फर्स्ट पार्ट है ना, ड्यूडनम, उसको देखते हैं। तो ये है अपर जीआई एंडोस्कोपी। कब एंडोस्कोपी करना है ये इम्पोर्टेंट है, और ये डॉक्टर डिसाइड करता है। हर किसी, जैसे कोई पेशेंट आया, पेट में दर्द है, गैस है, तो शुरुआत में हम लोग नहीं बोलते हैं। बहुत बार होता है कि हम दवाई देते हैं, अगर दवाई से भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, या काफ़ी समय हो गया, महीने हो गए, या कुछ जिसको हम बोलते हैं अलार्म सिम्टम्स, यानी कि कुछ संकेत हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कि वजन घटना, वेट लॉस होना, या उल्टी आना, उल्टी में या तो खून निकलना, या मोशन में खून निकलना, ब्लैक मोशन होना, या हीमोग्लोबिन कम हो जाना, है ना, ये रक्त की कमी के कारण। तो ये शो करता है कि ये सिर्फ सिंपल इंडाइजेशन या गैस्ट्राइटिस नहीं, कुछ और हो सकता है। तब हम लोग ऐसे में टेस्ट करते हैं। तो बहुत बार जब हम ये टेस्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें कॉमनली जो आते हैं, या तो फूड पाइप में कुछ थोड़े बहुत इन्फ्लेमेशन होती है, जिसे हम GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लक्स, जो हार्टबर्न, जलन जो होते हैं, या स्टमक में अल्सर, अल्सर हुआ मतलब घाव, है ना, घाव होना, या ड्यूोडेनम में वहाँ भी घाव। तो वो चीज़ हम लोग मतलब पेट का ये एक बड़ा टेस्ट है, ऐसे साधारण हर मरीज हाँ, का नहीं होता है। बिल्कुल हर मरीज का नहीं होता है। ठीक है। और डॉक्टर चाहे चाहे इवन फिजिशियंस रेकमेंड कर सकते हैं, हमारे पास भेजते हैं कि इनका एंडोस्कोपी कर दे, या हम लोग खुद ही जब देखते हैं हमें लगता है कि एंडोस्कोपी करना है। जी। और जो दूसरा है कोलोनोस्कोपी, वो रेक्टम के थ्रू है। उसमें यूजुअली होता है जब जैसे मोशन के साथ ब्लड आना, या मोशन में कुछ प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल सडनली, जैसे मैंने कहा कि अब मोशन ठीक ठाक चल रहा है, अचानक बहुत लूज होने लगा कुछ समय से, या अचानक कॉन्स्टिपेशन होने लगा, तो ये सब में हम कोलोनोस्कोपी करते अच्छा डॉक्टर, कहाँ होती है ये एंडोस्कोपी और कितने रुपए में हो जाती है? हैं। जनरली एंडोस्कोपी कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में, जहाँ पे ये यूजुअली हम लोग एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं, एंड कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में हो जाएगा। इनफैक्ट आजकल छोटे छोटे सेंटर्स में भी वो लोग एंडोस्कोप रखते हैं, कहीं कहीं जहाँ उनके पास खुद के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, तो वो बुला के भी कभी कभी करते हैं। तो ये बहुत अनकॉमन नहीं है। और बड़े शहरों में तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, बट इवन छोटे शहरों में आजकल एंडोस्कोपी क्लिनिक में भी हो जाते क्लिनिक हैं, में है होता ना। है। क्या तो कीमत रहती है इस टेस्ट की? एवरेज अगर देखें तो, जैसे जहाँ मैं काम करता हूँ, यहाँ कैलाश नोएडा में, वहाँ अराउंड 6-6.5 हज़ार है, पर क्लिनिक वगैरह में कुछ जगह 3,000, 3,500 इस तरह। ये अच्छा। ऊपर वाले एंडोस्कोपी। जो नीचे की है वो थोड़ा और कॉस्टली है, 10,000 यहाँ के वो हॉस्पिटल में कोलोनोस्कोपी? कोलोनोस्कोपी, पर अगेन क्लिनिक में 4-5 हज़ार तक। 4-5 हज़ार है। अच्छा डॉक्टर, बच्चों में एक चीज बहुत देखी जाती है कि पेट में कीड़े की वजह से उनका वजन नहीं बढ़ता है। तो कैसे एक माँ बाप समझेंगे कि बच्चे के वजन ना बढ़ने का कारण पेट में कीड़े हैं? क्योंकि माँ बाप बहुत कंसर्न रहते हैं। मेरा खुद का भी छोटा बच्चा है, वजन नहीं बढ़ता, तो बहुत वो लगता है कि क्या कारण है। क्या कारण है। जी। नहीं, बिल्कुल। तो यूजुअली जो आपके बच्चे के डॉक्टर है, जो पीडियाट्रिशियन, वो मोस्टली डीवर्मिंग कराते हैं। वर्म्स के लिए जो दवा है, जैसे एल्बेंडाजोल वगैरह है, तो वो टाइम टाइम से देते हैं। मे बी एवरी 6 मंथ्स 1 ही 2 डोज देना पड़ता है, तो वो देते हैं। क्योंकि ये इंडिया में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि ना, वर्म्स के कारण वेट गेन नहीं होता है, या ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो वो यूजुअली जो आपके पीडियाट्रिशियन करते हैं। कभी कभी अगर पेशेंट रेफ़र होते हैं हमारे पास, एंड हमें लगता है कि कोई वर्म्स की दिक्कत है या कुछ ऐसा है, तो वो फिर हम लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है। एंड बच्चों का यूजुअली, जैसे बच्चों के सिम्टम्स जो होते हैं, पेट में दर्द होना या कॉलिक होना, तो वो ज़्यादा अच्छा तो आपके पीडियाट्रिशियन ही हैंडल करते हैं, है ना। और जब उनको लगता है कि हाँ कुछ अलग हो रहा है या कुछ हटके है, कोई प्रॉब्लम है, तब वो हमारे पास तब वो रेफर पेट करते के हैं। डॉक्टर के पास पेट। भेजते और हैं। उसमें भी अब खैर बड़े शहरों में है कि पीडियाट्रिक के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी आते हैं, जो बच्चों के ही बच्चों के गैस्ट्रो पेट के है ना, डॉक्टर होते हैं। वो हाँ। उसमें स्पेशलाइज्ड है। क्योंकि बच्चों वाले जो सिम्टम्स होते हैं, काफ़ी बार वो काफ़ी डिफरेंट होता है एडल्ट के मुकाबले, जी जी है जी। ना।
तो वो दी। ओके डॉक्टर, एक हमारे देश में बहुत बड़ी बीमारी मैं इसको कहूंगी चाय पीने की। हाँ, सुबह उठ के yes. चाय पीना है, कुछ समझ में नहीं yes, आ रहा है, मैं चाय खुद पीना ही- है। हाँ जी, तो ये चाय पीना कितना नुकसानदायक होता है? अगर कोई बहुत बार बार चाय पी रहा है, क्या नुकसान होता है? तो हाँ, ये सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं खुद बहुत चाय पीता हूँ, है ना। खुद बहुत मतलब 2-3 कप तो आराम से पीता हूँ, है ना। एंड जनरली अगर देखा जाए तो चाय और कॉफ़ी दोनों ही काफ़ी गट के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा, मैं बट समझाऊंगा लिमिटेड में। क्यों है। बट वही है कि वो बैलेंस है ना, क्योंकि अब 5-6-7 कप पियेंगे तो फिर एसिडिटी, हार्टबर्न होगा ही। अब क्या है कि क्यों टी और कॉफ़ी कैसे हेल्प करता है दोनों, जैसे मैंने कहा था ना, ये जो गट ब्रेन एक्सेस भी है, तो हमारा जो गट है उसमें जिसको हम बोलते हैं गट माइक्रोबायोम, यानी कि गट में मिलियंस से भी ज़्यादा, ट्रिलियंस होंगे जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारी चीज़ है। जैसे कि एक आप समझ सकते हैं एक फॉरेस्ट के समान, है ना। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है, जिसे हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया भी है, बहुत सारे हैं। और ये डाइजेशन में हमेशा सपोर्ट करता है, डाइजेशन में भी सपोर्ट करता है, बॉडी के इम्यूनिटी में भी, यानी कोई अगर खतरा है उससे लड़ने में भी हेल्प करता है, और थर्ड है वो नर्व के साथ कम्युनिकेट करता है। तो जितना हमारा गट बैक्टीरिया है, जितना वो अच्छा रहेगा, जितना उसमें गुड बैक्टीरिया रहेंगे, वो हमारे डाइजेशन एज वेल एज माइंड के लिए बहुत यूज़फुल है। तो जनरली चाय और कॉफ़ी हमारा गट बैक्टीरिया को अच्छा बनाता है ना, उसको अच्छा गुड बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें जो टैनिन है या कैफीन है, उससे जो बैक्टीरिया है वो फ्लरिश करता है, तो वो अच्छा चीज़ है। लेकिन वही देखना है, क्योंकि वही हमारे पास बहुत सारे हैं लोग जो 8-8, 7-7 कप पीते हैं, है ना, या कॉफ़ी बहुत है 3-4 कप लेते हैं, तो तब प्रॉब्लम होती है, तब एसिडिटी, हार्टबर्न, जलन, या इवन कभी कभी बहुत ज़्यादा पीने से अल्सर्स वगैरह भी होते हैं। तो वो बैलेंस अगर रखें तो जनरली मैं बोलूँगा कि चाय और कॉफ़ी अच्छा है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो अगेन हमारे इम्यूनिटी को और बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। डॉक्टर, जैसे आपके सामने भी एक कप रखा है, अगर ऐसे कितने कप पिए जो नॉर्मल है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो ऐसे आप 2 से 3 कप पी सकते हैं आप मतलब आराम से पी सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर कभी कभी हो गया कि किसी दिन एक एक्स्ट्रा भी हो गया तो चलेगा, लेकिन मेन है कि अपने सिम्टम्स को देखो। अगर आपको 2 कप में भी लग रहा है कि एसिडिटी और हार्टबर्न हो रहा है, तो आपको उसको भी रिड्यूस करना होगा। अच्छा, बहुत लोग हैं जैसे जिनके नाइट शिफ्ट्स हैं, है ना, वो बोलते हैं कि सर जगे रहने के लिए लेते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि फिर जस्ट ना आप 1 कप पूरा मत लो, आप 1/3 लो या 1/4 लो, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ ज़्यादा होता है कि आप कुछ पी रहे हैं जगे हुए, भले उसके बाद फिर लिए तो अगर आप 2-3 बार भी लेंगे वो 1 कप के बराबर है ना। तो पर वही है कि अपना टोटल अमाउंट का वो। हाँ, क्यों कई लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं सुबह उठ के जब तक वो चाय नहीं पीते हैं वो चल फिर भी नहीं पाते, उनका दिमाग ही काम नहीं करता है। हाँ, नहीं, ये बट होता है वो काफ़ी बार। साइकोलॉजिकल है, जैसा हाँ, आप वो बता रहे हैं। साइकोलॉजिकल है। एक्चुअली टी या कॉफ़ी दोनों वो अलर्टनेस तो हमारे जो माइंड की एक्टिविटी को तो थोड़ा बढ़ाता है ना। और हम देखते भी है काफ़ी बार होता है कि जब सुस्ती आ रही है कुछ है तो अब चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो माइंड एक्टिवेट होता है, क्योंकि अगेन वो कैफीन या टैनिन वो माइंड को स्टिमुलेट करता है, एंड अगेन वो गट ब्रेन एक्सेस से भी होता है, तो होता तो है। पर हाँ, ये अगर सोचना कि बिना चाय पिए तो मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा, वो थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकल है, उसमें सोच बदलने की जरूरत हाँ, है। उसमें ठीक है। पर वैसे हाँ। जनरली एक कप के साथ चाय के साथ दिन की शुरुआत करना, ये तो इज़ अ गुड हैबिट। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह अर्ली शिफ्ट में काम करते हैं, उसका एक और रिपरकशन ये हो रहा है कि लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। गांव ही नहीं, शहरों में भी बवासीर बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसका क्या इलाज है? तो इसमें अगेन जैसे मैंने कहा वही प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा हो रहा है, और फाइबर बहुत कम है। फाइबर एंड इवन वाटर इनटेक, ये दोनों की कमी के कारण मोशंस ठीक होते नहीं हैं, तो लोग ज़्यादातर जोर लगाते हैं, प्रेशर डालते हैं। जब प्रेशर डालेंगे मोशन करते वक्त, यूजुअली तभी ये बवासीर, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं या हेमरॉइड्स बोलते हैं, ये डेवलप करते हैं।
और लगातार प्रेशर लगाने से फिर वो ब्लीड करने लगता है। वो ब्लीड करते हैं तो उसमें क्या होता है, इवन आजकल हम लोग यंग एज में भी देखते हैं। पहले जब शुरू में 10 साल पहले मोस्टली ये मिडिल या एल्डरली में देखते थे, आजकल यंगर बच्चों में भी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमन है उनमें। तो इसमें यही है कि अच्छा ब्लीडिंग अगर होगी तो हेमोग्लोबिन कम होगा, है ना, तो जनरली लेथार्जी, टायर्डनेस, ये सारे चीज़ होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वही अपने मोशन को रेगुलेट करने के लिए फाइबर इनफ इनटेक हो, और राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ये स्टार्ट करना चाहिए कि फ्रूट्स का हैबिट जो है ना, क्योंकि फ्रूट्स जितना हम लेंगे, सबसे अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर तो फ्रूट्स फूड है ना, फ्रूट। फ्रूट्स है, अच्छा फल, फल तो ठीक फल को रखे, और फल को जैसे मैं पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि उसको एज मेडिसिन ही ले आप, है ना। एक फ्रूट तो डेली होना ही चाहिए, है ना, वो चाहे जो भी आपको है, अगर एप्पल है या पपीता, इवन आम, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में भी आम, मैंगो का ग्लाइसिमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, एक पीस तो इवन डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं, और जो नॉन डायबिटिक है वो तो आम ले ही सकते हैं क्योंकि आम में भी बहुत फाइबर है, और पपीता तो बहुत ही अच्छा है, इवन बनाना। सो फ्रूट्स जो है अपने डाइट में जितना हम ज़्यादा डालें, जितना सैलड्स जो है एटलीस्ट दिन में एक बार हो, और बाकी तो यही है जो भी फाइबर की डॉक्टर, क्योंकि हम फाइबर की बातें कर रहे हैं, फाइबर माने क्या? अगर एक आम इंसान दिन में 3 टाइम खाना खाता है, उसकी थाली में क्या होना चाहिए? रोटी, हाँ, तो सब्जी, जैसे दाल, हमारे चावल? जो इंडियन जो फूड सिस्टम है उसमें जनरली फाइबर रहता है, जैसे सब्जी, सारे सब्जी में फाइबर रहते हैं, है ना, और जो भी आप सब्जी ये लेंगे, देन सलाद में फाइबर रहता है, इवन जो ये रोटी वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी फाइबर रहता है ना, और फ्रूट्स में तो रहता थोड़ी है सी ही। दही ले सकते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं। हाँ, दही तो फाइबर तो नहीं, बट प्रोबायोटिक्स के लिए जो गट बैक्टीरिया जो है ना, जो मैंने बताया गुड बैक्टीरिया के लिए, तो गुड बैक्टीरिया में यही फर्मेंटेड चीज़ जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा गुड बैक्टीरिया इसमें खमीर रहता है। हाँ, खमीर रहता है, और योगर्ट या दही तो बहुत ही अच्छा एक सोर्स है इसका गुड बैक्टीरिया। जी जी डॉक्टर, योगा करने से, एक्सरसाइज करने से भी क्या हमारे पेट में मसल्स बहुत ज़्यादा लूज रहती हैं, कब्ज वगैरह दूर होती है, मरोड़ वगैरह नहीं होती हैं? योगा जनरली डेफिनेटली हमारे डाइजेशन में हेल्प तो करती है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ठीक रहती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ भी रहेगा तो बॉडी के ऑर्गन्स भी ठीक काम करेंगे। दूसरा कि वो अगेन माइंड को भी रिलैक्स रखता है, तो वो माइंड अगर रिलैक्स होगा तो पेट भी आपका क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस से वो भी होगा, तो जनरली योगा तो बहुत अच्छा है। दूसरा, जब आपने योगा किया तो एक्सरसाइज वो भी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। है गट के लिए, एंड उससे ज़्यादा लिवर के लिए। जी। आजकल जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, जब मैं पढ़ भी रहा था और इवन जब एज अ कंसल्टेंट स्टार्ट किया था, तब लिवर डिजीज़ और लिवर सिरोसिस होता है लिवर सिकुड़ना, यानी आपका 80% से ज़्यादा डैमेज हो जाना, जो कि अब वो रिवर्स नहीं हो नहीं सकता हो है। सकता। लिवर जनरली रिवर्सिबल ऑर्गन है, पर जब सिरोसिस का स्टेज आता है तो यानी मोर देन 80% लिवर आपका डैमेज हो गया। उसका मेन कारण होता था अल्कोहल नॉर्थ इंडिया में, और हेपेटाइटिस बी और सी। जी। अल्कोहल अभी भी है, हेपेटाइटिस सी और बी काफ़ी कम हो गया है। अब जो मेन कारण है फैटी लिवर, मतलब फैटी लिवर अब सुनते होंगे सभी को होता है ना, फैटी लिवर बहुत कॉमन है, लेकिन फैटी लिवर के बाद वाला स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं नैश, यानी लिवर में इन्फ्लेमेशन। सिर्फ फैट नहीं है, इन्फ्लेमेशन, आपके जो लिवर एंजाइम्स हैं, जो SGOT SGPT वो बढ़ने लगते हैं। अगर हम लिवर का स्कैन करें तो वो ये होता है, हाई होता है, और नेक्स्ट स्टेज हो जाता है लिवर सिरोसिस। सो जितना ज़्यादा देर लंबे समय तक फैटी लिवर रहेगा और लिवर में इन्फ्लेमेशन रहेगा, उतना ज़्यादा ये लिवर सिरोसिस आगे जाके होने की टेंडेंसी है। सो सिरोसिस का बहुत बड़ा कारण आजकल ये फैटी लिवर हो गया है ना, जो कि पहले इतना नहीं था, और उसमें सबसे मेन कारण लैक ऑफ एक्सरसाइज कम हो रहा है, वेट गेन हो रहा है क्योंकि हमारा डाइट ऐसा है। तो ये दोनों चीज़ जो है ना वो सबसे बड़ा ही है। सो आई थिंक वॉकिंग, मैं बोलूँगा अगर कोई पूछे कि हाँ आप अपने लिवर को मजबूत करने के लिए
सबसे क्या करना क्या चाहिए? इम्पोर्टेंट टिप्स है तो वो दो, एक तो अल्कोहल को या तो बंद ही कर दे या कम से कम ही रखें, और दूसरा की एक्सरसाइज, डेली है वॉक ना, करना डेली जरूरी है। वॉकिंग। क्योंकि और अब देखेंगे हम लोग, यू बी सरप्राइज, जो बच्चे हैं, क्योंकि इवन 12, 13, 14 साल के, उनके जब लिवर एंजाइम्स एलएफटी कराते हैं तो वो अब नॉर्मल रहता है, उसके एसजीओटी एसजीपीटी बढ़े हुए होते हैं जैसे कि एक एडल्ट के। क्योंकि बच्चों में भी आप देखेंगे कभी कभी बहुत ओबेसिटी है, मोटापा है ना, क्योंकि बच्चों का भी डाइट वैसा है और एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। डॉक्टर, ये जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, एलएफटी केएफटी, एलएफटी डॉक्टर जरूर लिखते हैं, क्या है LFT ये एलएफटी में क्या क्या पता चलता है, क्या चीजें तो कवर होती है इसके एलएफटी अंदर? हुआ लिवर फंक्शन टेस्ट, है ना। इसमें होता है जैसे बिलिरुबिन है आपका, बिलिरुबिन बढ़ता है जब पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है ना। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है एसजीओटी एसजीपीटी, जो कि लिवर के एंजाइम्स है। जब फॉर एग्जांपल सीजनल पीलिया होता है तो लिवर एंजाइम्स कभी कभी 1000, 2000, 5000 भी आ जाते हैं, फिर वो कम हो जाता है ना। देन जो ये सब फैटी लिवर में होता है बहुत बार कि लिवर एंजाइम्स थोड़े बहुत बढ़ गए, जैसे 1.5 गुना 2 गुना, यू नो, अगर नॉर्मल 40 से नीचे है तो 50, 60, 70 इस तरह से। देन और होते हैं जीजीटी, वो भी लिवर एंजाइम्स है जो काफ़ी बार अल्कोहलिक पेशेंट्स में बढ़ते हैं, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो ये अलग अलग लिवर के अच्छा। जो एंजाइम्स है उनके रोल है। केएफटी तो किडनी फंक्शन किडनी। टेस्ट तो है, वो तो एलएफटी है। कराने से कौन कौन सी बीमारी पकड़ में आ सकती है? तो एलएफटी में स्पेशली फैटी लिवर का, वेदर वो फैटी लिवर से आगे प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं वो पता चलता है। सीजनल पीलिया जो वायरल हेपेटाइटिस है वो पता चलता है। देन अगर पेशेंट को सिरोसिस हो गया उसके बारे में पता चलता है। तो ये अच्छा, कभी कभी जब जो हमारे गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट है ना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली बाइल डक्ट में, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, अगर वो बाइल डक्ट में चला जाए तो उसमें है ना अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जीजीटी, ये सब बढ़ जाए। ये सब आता है। डॉक्टर, क्योंकि आप पेट के एक्सपर्ट हैं, हमारा लिवर कहाँ पर है? और दूसरा सवाल, फैटी लिवर होने पर क्या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जिससे पता चल सकता है कि फैटी लिवर है? जैसे पेट फूलना, या कहीं पे कुछ और गर्दन के आसपास, या कहीं कुछ और ऐसे लक्षण हैं? सिम्टम्स, हाँ मैं बता, लिवर तो हमारा यहाँ है, जैसे अगर ये हमारा रिब्स है ना, जो हमारा रिब्स है, रिब्स के नीचे ही ये लिवर स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है। तो यूजुअली ये एवरेज अराउंड 8 to मतलब 10 दाएं हाथ की पे, तरफ दाएं आप बता हाथ रहे हैं। राइट ठीक साइड है। में है। अच्छा, ज़्यादातर लिवर की प्रॉब्लम से, जैसे ये सब हुआ, फैटी लिवर वगैरह हुआ, उसमें पेन एज सच नहीं होता है, जनरली पेनलेस होता है वो। तो फिर अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि कोई लिवर की दिक्कत है। दूसरा, जो नॉर्मल फैटी लिवर वगैरह में जनरली कोई सिम्टम नहीं होते हैं, है ना। कुछ कुछ बहुत कम केसेस में होता है कि थोड़ी थकान या कुछ, उस चक्कर में वो आए, अपना टेस्ट कराए तो पता चला, बट जनरली ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। और वो एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। इसलिए कि आपको अगर सिम्टम नहीं होंगे तो आपको लगेगा सब कुछ तो ठीक ही है ना। और लिवर का ये एक तरह से विचित्रता है, वो बहुत काफ़ी लेट उसके जो है ना एंजाइम्स बढ़ने लगते हैं। और बहुत बार ये प्रॉब्लम अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ का होता है, वो पी रहे हैं, उनको भी लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो कब से हाँ, कि शराब अभी पीता सब पी हूँ। रहा हूँ। एलएफटी भी बीच में कराते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आए जो कि 2 महीना पहले के एलएफटी ठीक है, और 2 महीना बाद उनके अचानक से जॉन्डिस बढ़ता है, और वो बिलिरुबिन इवन 10, 12, 15 तक जी चला जाता है। जी। तो फैटी लिवर में जनरली सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ऐसे ही थोड़ा बहुत थकान वगैरह ये सब होता है ना। तो जनरली आजकल यही है कि बहुत जगह है कि हेल्थ चेकअप्स होते हैं, रूटीन आपके सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे, मैक्सिमम आई वुड से आजकल पेशेंट्स आते हैं जो चाहे कोई जॉब के लिए उनको एक मेडिकल चेकअप या इंश्योरेंस के लिए करना पड़ता है, तब वो लोग का ब्लड टेस्ट होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तब हमारे पास रेफर होता है। डॉक्टर, आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली में जो पथरी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, बट लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि इसका दर्द कहाँ पे होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पित्त की थैली में पथरी है, और अगर पता चल गया है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन्स, हाँ जैसे आपने कहा कि काफ़ी कॉमन है। इसके जो पेन है ना, या तो क्योंकि गॉल ब्लैडर लिवर से ही के पास ही रहता है, तो वो भी राइट साइड में ही रहता है, राइट अपर एब्डोमेन जिसको बोलते ठीक हैं है। ना।
पेन जनरली यहीं होता है, राइट साइड, राइट अपर एब्डोमेन या सेंटर में भी हो सेंटर सकता में है ना, और कभी कभी रेडिएट करता है बैक में, बैक में। ठीक है। तो ये तो पेन का है। अब जैसे पेशेंट को अगर पेन हुआ स्पेशली, राइट, जैसे मैंने कहा कि यूजुअली लिवर के कारण पेन कम होता है, गॉल ब्लैडर के कारण पेन होता है। तो अगर उनको पेन हो रहा है तो डेफिनेटली उनको जाना चाहिए, और टेस्ट में बहुत बार आ जाते हैं। अगर किसी का आया गॉल स्टोन्स आए, अगर कोई सिम्टम नहीं है तो हम लोग तुरंत से सर्जरी के लिए नहीं बोलते हैं। हम लोग एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तब रेकमेंड करते हैं कि पहले बार अगर पेन हो तो हम बोलते हैं कि अब इसके बारे में सोचना चाहिए, और सेकंड टाइम हो तो करना ही चाहिए, है ना। पर अगर पेन पहले बार भी होता है और अगर एलएफटी में कुछ गड़बड़ाते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा है या एंजाइम ज़्यादा बढ़ा है, तो भी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक्टिवेट हो रहा है या इन्फ्लेमेशन कर रहा है, तब भी हमें करना चाहिए। कुछ लोगों का, बहुत लोगों को है कि साइज़ के हिसाब से ना, कि 1 सेंटीमीटर है तो हमें ऑपरेट करना चाहिए, तो साइज़ अपने आप में क्राइटेरिया नहीं होता है। आपके सिर्फ 2 मिलीमीटर का भी स्टोन हो सकता है, पर अगर पेन है टिपिकल तो आपको उसको ऑपरेट करना होगा, और हो सकता है 1 सेंटीमीटर में भी है, पेन नहीं है तो नहीं। बट 1.5-2 सेंटीमीटर के अबव तो जनरली हम लोग रेकमेंड कर देते हैं कि आप करें, क्योंकि बहुत रेयरली ये आगे जाके प्रोग्रेस कर सकता है कैंसर में, है ना। लेकिन अपने आप से साइज़ के बेसिस पे हम लोग नहीं ये करते हैं। बट पेशेंट्स भी थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हैं कि इतना बड़ा स्टोन है, तो हम मना नहीं करते हैं कि ये है। बट हाँ, अगर कोई रिकमेंडेशन मांगे कि एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तब हम बोलते हैं कि हाँ, पेन जब स्टार्ट हो तब तो आपको बिल्कुल सोचना है। सर कई बार तो लोगों को ये मिथ भी रहता है कि मेरी गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत छोटा सा है, तो ये तो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा अगर मैं कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाऊंगा तो। क्या सच में ऐसा होता है? जनरली नहीं, है ना। और स्मॉल स्टोन्स जो जिसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो सालों तक हो सकता है कि कोई सिम्टम्स नहीं है जी। और पेशेंट को लगेगा अच्छा मैंने आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक लिया है ना, और उससे ठीक हुआ है। या कभी कभी कुछ स्मॉल स्टोन्स अपने आप निकल भी जाते हैं, तो वो अपने आप भी निकल जाएंगे, वो ज़रूरी नहीं कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक से है। होम्योपैथिक से। स्मॉल स्टोन्स जो होते हैं, और बहुत बार जो जिसे हम कंकड़ बोलते हैं, स्लज, उसमें एक प्रॉब्लम है। वो छोटे जो स्टोन्स या स्लज होते हैं, वो चांसेस उसमें ज़्यादा है कि वो वहाँ से बाइल डक्ट से होके पैंक्रियास में जाए और पैंक्रेटाइटिस करे। तो पैंक्रेटाइटिस का एक मेन कारण गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, और वो भी बड़े नहीं छोटे, है ना। पर अगेन ये हो, एक कारण तो ये है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे हम लोग नहीं बोलते हैं कि आपके अगर गॉल ब्लैडर में छोटे स्टोन्स है या स्लज है तो आपको ऑपरेट करना चाहिए, है ना। तभी भी सिम्टम्स। पर अगर किसी को फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं पैंक्रेटाइटिस के साथ, है ना। पैंक्रेटाइटिस के अगर देखा जाए तो 2 मेन कॉज है, एक अल्कोहल और एक ये गॉल स्टोन्स। अगर अल्कोहल नहीं है और गॉल स्टोन्स आ गए तो हम उनको, ये हम लोग का रिकमेंडेशन है कि एक बार पैंक्रेटाइटिस ठीक हो जाए तब फिर आपको गॉल ब्लैडर को रिमूव करना है। अच्छा। वो स्टोन सिर्फ रिमूव नहीं होता है, वो पूरा गॉल ब्लैडर ही रिमूव होता है, अच्छा। है ना। और कभी कभी पेशेंट को लगता है कि अब तो ठीक हो गया पैंक्रेटाइटिस, अब गॉल ब्लैडर क्यों ये करें, फिर वो बाद में आते हैं सेकेंड अटैक के साथ भी, तब उनको समझ में आता है। बट ये चांस लेने वाली बात है, क्योंकि सेकेंड अटैक हो सकता है कि काफ़ी सीवियर भी हो, बिल्कुल। है ना। तो पैंक्रेटाइटिस अपने आप में एक आई वुड से कभी कभी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है ना? तो इसीलिए अगर एक अटैक हो गया तो आपको बिल्कुल, और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है उसे रिमूव। अच्छा, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है, पित्त की थैली में अगर पत्थर पथरी दिख है रहे और हैं। उसके कारण पैंक्रेटाइटिस है, तो आपको पित्त की थैली को रिमूव करना है। अच्छा, तो डॉक्टर आजकल ऑपरेशन तो लेप्रोस्कोपिक ही होता है, लेप्रोस्कोपी। लेजर दूरबीन से ही होता है। हाँ बिल्कुल, तो वो और इसीलिए मैं बोलता हूँ पेशेंट्स को कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दूरबीन से हो गया, आपको सेकंड या थर्ड डे डिस्चार्ज कर देंगे, बिल्कुल। एंड विद इन 5-7 days यू आर बैक टू वर्क, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर लेकिन पैंक्रेटाइटिस दोबारा हो गया या वही गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो और प्रॉब्लम करेगी, सो वो करना चाहिए। दूसरा कि हाँ, ये एक लोगों का डाउट होता है कि अगर गॉल ब्लैडर हटा दे तो जो गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो कैसे होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जायज़ है। गॉल ब्लैडर का रोल मोस्टली
फैट को अब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में होता है, वो सारा जो फंक्शन है, जो बाइल का सिक्रीशन हुआ, रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, वो सारा लिवर टेक ओवर कर लेता है। हाँ, मतलब गॉल ब्लैडर तो बाइल बना नहीं रहा ना, वो तो सिर्फ उसको स्टोर कर उसको रहा है, स्टोर कर बाइल तो रहा है लीवर बना रहा है। और वो आपका उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको छोड़ दे रहा है, जो बॉडी में ये होता है, सर्कुलेट होता है और डाइजेस्ट करता है। तो वो स्टोरेज ऑर्गन है। तो वो जो सारा जो फंक्शंस है वो लिवर टेक। अच्छा, तो मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस ऐसे होता है, अगर किसी ने कुछ फैटी फूड खा लिया है तो हमारा वहाँ पे गॉल ब्लैडर स्क्वीज होता है। हाँ, है गॉल ना? ब्लैडर फिर वहाँ से बाइल निकलता फिर है। वहाँ से बाइल, जैसे कुछ भी खाया स्पेशली फैट फूड, तब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाइल वहाँ से पास ऑन होता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, एंड ये सारा जो अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का प्रोसेस। ओके, तो फिर तो डॉक्टर अगर किसी का पित्त की थैली नहीं है तो फिर तो लीवर का जो बाइल जो बना रहा है वो तो डायरेक्ट आंतों पे गिर रहा है, तो फिर तो उस इंसान को हमेशा एसिडिटी रहेगी। नहीं, हमेशा एसिडिटी नहीं, लेकिन एक चीज़ होता है, थोड़ा बहुत मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना, क्योंकि अगेन मतलब वो दस्त टाइप रहते हैं इसमें हाँ ज़्यादा। थोड़ा बहुत है ना, शुरू में ज़्यादा, बाद में ज़्यादातर वो ये हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वो बहुत बहुत इतने सालों में मैंने देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है और बॉडी यूजुअली अडेप्ट कर जाती अच्छा, है ना। पर अगर वो थोड़ा बहुत है भी, है ना, तो आई थिंक वो तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अगर किसी की बॉडी की टेंडेंसी पहले से ही ऐसी है कि उसको बहुत ज़्यादा गैस होती है, कब्ज होती है या फिर अपच रहती है, ऊपर से उसका गॉल ब्लैडर भी हट गया, तो उसके लिए तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा बहुत, अगेन बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। और काफ़ी बार क्योंकि ना जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, उनमें ये गैस्ट्राइटिस की टेंडेंसी ज़्यादा होती है नॉर्मल के मुकाबले, अच्छा, है ना। ओके। तो कुछ काफ़ी केसेस में ये भी देखते हैं, जब गॉल ब्लैडर रिमूव होती है तो उनका जो ये गैस्ट्राइटिस थोड़ा कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो ये है, और जिसके होते भी है वो नॉर्मल एंटासिड्स वगैरह से वो ठीक हो जाता है। तो अगर गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद अगर किसी को एसिडिटी हो रही है, क्या वो एंटासिड ले सकता एंटासिड है? बिल्कुल ले सकते दिन हैं में ना। 2 बार, एक बार, कितनी बार? एक बार लेना भी इनफ होता है ना, एक बार लेना, या कभी कभी ऑल्टरनेट डे भी लेते हैं तो भी इनफ है। अच्छा, और ये खाली पेट लेना होता है? हाँ, खाली पेट, जनरली हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट के पहले। ब्रेकफास्ट के पहले। अच्छा, तो डॉक्टर ये जो जांच होती है दूरबीन से, जो सर्जरी होती है, इसका कितना खर्चा आता है? वो अलग अलग हॉस्पिटल्स के सेटअप पर मैं बोलूँगा एक जनरल जैसे कैलाश वगैरह टाइप में बिटवीन 80 to 90,000 टाइप का पैकेज होता है मतलब ना। दिल्ली नोएडा जैसे बड़े शहरों में बड़े शहर में लगभग होते 1 हैं, लाख तक का 1 खर्चा लाख है। तक का है। और छोटे इवन दिल्ली में नर्सिंग होम्स में मे बी आपको 40-50,000 में हो जाएगा, या कहीं कहीं और भी कम, और छोटे शहरों में थोड़ा और कम। और कम। अच्छा, और सरकारी अस्पतालों में भी होता है? सरकारी में होता है बिल्कुल, दिल्ली में तो हर सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं। और लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरीज है ना। अच्छा। तो सरकारी में आई थिंक जस्ट कुछ दवाइयों वगैरह का कॉस्ट लेना पड़ता है, अदरवाइज सर्जरी अपने आप में फ्री है जनरली, जहाँ तक। डॉक्टर, जब डिलीवरी होती है किसी फीमेल की, उसके बाद महिलाओं को खाना पीना, नॉर्मल खाना पीना खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रजाइल रहती है, तो उस समय पे किस तरह का खान पान होना चाहिए? आई थिंक उस समय आप ग्रेजुअली अपना नॉर्मल डाइट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, 2-3 चीज़ होते हैं। एक तो क्या होता है कि जब डिलीवरी के समय, प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे हार्मोनल ऑल्टरेशन होते हैं एंड पोस्ट डिलीवरी भी होती है। तो आफ्टर डिलीवरी आई वुड से नॉर्मल, थोड़ा बहुत स्पाइसी ऑयली थोड़ा कम खाना, रेगुलर इंटरवल्स में खाना, देन अगेन फाइबर का ध्यान रखना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन होती है ना, तो उसके कारण पाइल्स वगैरह डेवलप होना शुरू होते हैं। तो स्पेशली हम लोग देखते हैं आफ्टर डिलीवरी भी ये वो चला आता है। तो फाइबर, पानी का इंटेक, ये सब का ध्यान रखना एंड नॉर्मल प्रिकॉशंस लेने से, एंड साथ में ऑफ कोर्स थोड़ा अपना एक्सरसाइज वगैरह करें, जिससे और बॉडी। ओके, ओके। डॉक्टर, पेट के कैंसर के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं? कैसे पता चलेगा कि जो ये लक्षण हैं वो नॉर्मल हैं या पेट के कैंसर के हैं? तो अपने आप में कोई ऐसा ये नहीं है कि पर्टिकुलर सिम्टम्स शो कर रहे हैं कि कैंसर है, बट कुछ इंडिकेशंस होते हैं
स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, पेट में दर्द है ना, स्पेशली अपर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वॉमिटिंग होने लग जा रहे हैं और वेट लॉस हो रहा है, अगर ये सिम्टम्स हैं तो चांसेस हो सकते हैं, है ना। और अगेन यंगर पेशेंट्स में कम, ओल्डर पेशेंट्स में, हालांकि आजकल थोड़ा बहुत जो है कैंसर का जो ट्रेंड है वो थोड़ा यंगर की ओर भी चेंज हो रहा है। सो ऐसा नहीं कि जो पहले हम लोग अगर आजकल हम लोग इवन 30s में भी स्टमक कैंसर देखते हैं या इवन रेक्टल कैंसर देखते हैं, तो वो तो ओवरऑल एक चेंज हाँ, है हाँ। ये। लेकिन जनरली हाँ, अगर वेट लॉस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भूख ना लगना तो एक चीज़ है, पर वज़न कम होना और साथ में अगर परसिस्टेंट पेन या वॉमिटिंग है तो थोड़ा इंडिकेशन हो सकते हैं, तब तो ऑफ कोर्स टेस्ट करके। लेकिन इससे लोगों को ये डर नहीं होना चाहिए, अच्छा मेरा पेन है, वॉमिटिंग है तो कैंसर होंगे, है ना। तो बट हाँ, लेकिन एक बार टेस्ट करा के देखना चाहिए। और दूसरा अगेन ब्लीडिंग जहाँ हो रहा है, खासकर खून की उल्टी होना या मोशन में ब्लड या ब्लैक मोशन होना, अगेन वो हो सकता है अल्सर ही हो, जो कि सिंपल दवाई से ठीक हो जाता जी। है, लेकिन कभी कभी वो गांठ के कारण भी हो सकता है, स्टमक में गांठ हो सकती है जिसके कारण। अच्छा, तो डॉक्टर अगर किसी को ये लक्षण महसूस होते हैं, उसको किसके पास जाना चाहिए? पेट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास हाँ जाना नहीं, चाहिए? अगर ये लक्षण है पहले तो पेट के डॉक्टर, पेट के डॉक्टर के क्योंकि पास। उसका डायग्नोसिस तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही करते हैं। यूजुअली एक एंडोस्कोपी में अगर कोई स्टमक में गांठ है तो वो एंडोस्कोपी में स्टमक वगैरह में दिख जाते हैं, और हम लोग अगर दिखते हैं तो हम बायोप्सी भी ले लेते हैं, क्योंकि बायोप्सी जो टुकड़ा है जिसको बोलते हैं वहाँ से, उसी से ये कंफर्म होता है कि कैंसर है कि नहीं। अच्छा। जब बायोप्सी में आ जाता है कि कैंसर है, तब हम ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्को सर्जन के पास भेजते हैं, अच्छा। क्योंकि वो तभी अपना प्रोसेस चालू करेंगे अगर बायोप्सी में पॉजिटिव आया। तो पहले तो पेट के डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, और एंडोस्कोपी या सीटी स्कैन जो भी है जिसमें भी वो टेस्ट है। जैसे कभी कभी होता है कुछ गांठे ऐसे होते हैं जो एंडोस्कोपी में नहीं दिखते हैं, सीटी में दिखता है, तो उसका हम एफएनएसी कराते हैं, सीटी गाइडेड रेडियोलॉजिस्ट एफएनएसी करते हैं, उसमें कंफर्म होता है। तो वो डिपेंड करता है। तो आपको पहले हमेशा गैस्ट्रो पेट के के डॉक्टर, पेट के डॉक्टर को, एंड देन वो जहाँ पे फिर वो जहाँ रेफर करें, भेजेंगे, हाँ, फिर उसके बाद उसी तरह की उसी जाँच तरह कभी करानी है। हो सकता है कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजे या गैस्ट्रो सर्जन के पास भेजे, है ना, वो डिपेंड करता है। अच्छा, अच्छा। डॉक्टर, जो लोग गाँव में हैं और उनको पेट की समस्याएँ हैं, उनके लिए आप 5 कौन सी आसान टिप्स देंगे कि उनको डेली वो फॉलो करना है? जैसे वॉक हो सकता है, बैलेंस डाइट हो तो सकती है। गांव में तो कुछ चीज़ें तो वो नेचुरली करते हैं, क्योंकि गांव में जनरली है कि आपका फाइबर इनफ होता है, प्रोसेस्ड फूड कम होता है, तो उनका वो पार्ट तो अच्छा है। वॉकिंग भी ज़्यादातर होते ही है ना। पर हाँ, अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, डाइट का ध्यान रखें कि फाइबर वगैरह, पानी, ये सारे हैं। तीसरा चीज़, एक्चुअली गांव में तो एडवांटेज ही है ज़्यादा, क्योंकि हवा भी पोल्यूशन कम है, ये सब भी बहुत मायने रखता है ना अपने ओवरऑल आपके क्योंकि उनके पास हेल्थ बहुत और ज़्यादा बीइंग फैंसी चीज़ें हैं भी नहीं है करने नहीं। के लिए, पर हाँ, एक्सेस नहीं उनको है। गांव वाले को यही मैं बोलूँगा कि जहाँ कुछ लग रहा है उनको कि अंदर कुछ गड़बड़ है ना, कुछ सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं जहाँ की कुछ चाहे काफ़ी लंबे समय से दर्द हो रहा है, या डकारे भी आ रहे हैं, या गैस ज़्यादा ही बन रहा है, या कुछ चेंजेस हुए, या मोशन में ब्लड आना, या उल्टी लगातार होना, या उल्टी में ब्लड आना, तब वो सिर्फ गांव वाले डॉक्टर को तक न सीमित दिखा ना के, रहे। है ना, उसको फिर आगे करें। अच्छा। जहाँ उनको लगता है, या पीलिया अगर डेवलप हो रहा है, या अगर लग रहा है कि भाई वजन कम हो रहा है, या भूख अचानक लगने बंद कम हो गई है, तब तो उनको, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम होता है गांव में जनरली, जो खाना पीना तो शहर से मच बेटर है, लेकिन फैसिलिटीज कम होने फैसिलिटीज़ के नहीं है। कारण बहुत चीज़ें बहुत लेट तक वो लोग उसको पोस्टपोन करते हैं। वो जब तक आते हैं तब तक चीज़ें काफ़ी बढ़ चुके होते हैं। अच्छा। तो उनको भी, क्योंकि आजकल कोई भी गांव के पास कोई ना कोई शहर है ही जहाँ बिल्कुल, फैसिलिटी बिल्कुल। है, हाँ, हाँ। तो उनको लेट नहीं करना चाहिए, और एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत ज़्यादा देसी क्योंकि इलाज, आजकल घरेलू मैं नुस्खे जानता पर हूँ, मेरे डिपेंड नहीं बहुत रहे। सारे फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी पेरिफेरी में भी, छोटे छोटे गांव के पास में भी एंडोस्कोपी सेटअप है जो कि क्लिनिक में होता है। तो और काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, गांव से आते हैं, कि
एंडोस्कोपी वहाँ कर चुके हैं, भले बायोप्सी को लोग नहीं लेते हैं डॉक्टर, पर एंडोस्कोपी में उनको गांठ दिख रहा है तो फिर हमारे पास। जी डॉक्टर, बायोप्सी को आप थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे क्या होता है? बायोप्सी अगर आसान भाषा में टुकड़ा टुकड़ा है ना, टुकड़ा। ठीक है। जैसे अगर उनके पेट के अंदर कोई गांठ है तो उस गांठ का हम टुकड़ा लेते हैं। जो दूरबीन जो है एंडोस्कोप, उसमें एक चैनल होता है जहाँ एक पतला फोर्सेप्स जाता है और उस गांठ से टुकड़ा लेते हैं। अच्छा। और वो टुकड़ा को लेके उसको बॉटल में डाल के हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं जो माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं। चेक, तो उसमें कोई दर्द नहीं होता है जब हाँ वो नहीं, टुकड़ा वो निकाला तो जाता है? इतना ही टाइम लगता है एंडोस्कोपी किया, फिर अनदर 30 सेकंड में वो हम टुकड़ा। नहीं मतलब जिस मरीज का वो निकल रहा है उसको दर्द नहीं कोई होगा दर्द उसमें? नहीं, कुछ नहीं उसमें होता है। कुछ अच्छा ओके। और डॉक्टर एक कभी सवाल, कभी पेशेंट्स बायोप्सी के नाम से घबराते हैं कि उनको लगता है कि बायोप्सी हुआ तो चीज़ें फैल जाएंगे और ये होगा, पर बायोप्सी के बिना तो आगे कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं जी। ना, तो और जनरली फैलता नहीं फैलता है। अच्छा डॉक्टर, कुछ लोगों का ना इनो बहुत तकिया कलाम होता है, थोड़ा सा ही पेट में अपच है, बदहजमी है तो गिलास में इनो घोल के पी लिया, ये कितना नुकसान करता है बहुत फ्रिक्वेंटली इसको पीना? देखो, इनो अगर आपको वो फायदा कर रहा है, अगर इनो लेने से जो पेट में बदहजमी है अगर उसमें आराम मिल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स का हम देखते हैं कि वो हफ्तों इनो में चल रहे हैं, कभी आराम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, और उस चक्कर में वो बहुत डिले करते हैं। जी। तो अगर उनको इतना ज़्यादा इनो लेना पड़ रहा है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब तो उनको दिखाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, हर बार मल में खून आना क्या बवासीर का संकेत होता है? नहीं, मोशन में ब्लड आना बवासीर एक कारण है। दूसरा हो सकता है कि रेक्टम या कोलन में अल्सर्स, घाव, जिसको हम घाव बोलते हैं, है ना, तो एक बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि काफ़ी कॉमन है इंडिया में, है ना। तो पेशेंट्स को, और ये इस गलतफहमी में पेशेंट्स भी बहुत बार रहते हैं। सपोज उनको मोशन में ब्लड आया और वो किसी जनरल फिजिशियन या सर्जन के पास गए, वो बोले बवासीर है, कुछ दवाई दे दिए, कुछ समय ब्लड रुक भी जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो घाव है वो बढ़ते रहते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तब हमारे पास आते हैं, फिर हम दूरबीन से नीचे का टेस्ट करते हैं, नीचे की रेक्टम से एंडोस्कोपी जो कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, उसमें अल्सर दिखते हैं। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस या कभी कभी क्रॉन्स डिजीज़, ये भी अल्सर के अलग अलग टाइप हैं। कभी गांठ भी हो सकते हैं, रेक्टम में गांठ कैंसरस भी हो सकता है ना। कभी पॉलिप्स होता है जो कि नॉन कैंसरस टाइप है। तो ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण हैं, तो सिर्फ पाइल्स या बवासीर वो सिर्फ कारण नहीं। तो अगर मल में और खून हर आ रहा एज है, ग्रुप में अलग अलग है ना। जैसे बच्चों में कॉमन होते हैं पॉलिप्स जो कि छोटे गांठ होते हैं, जो कि बहुत बार दूरबीन से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यंग एडल्ट्स में हो सकता है अल्सर्स हो, ओल्डर लेकिन जहाँ भी होता है 40-50 के बाद अगर है तो कभी कभी ये कैंसर भी हो सकते हैं। तो कभी भी हम लोग बोलते हैं कि मोशन में ब्लड को इग्नोर नहीं करना है, ये अज्यूम नहीं करना है, ये बस सोचना नहीं कि हाँ हो सकता है ये पाइल्स है चलो छोड़ दें, है ना, क्योंकि वो आगे जाके प्रॉब्लम। बट अगर मल में अगर खून आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना तो है। डॉक्टर को। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि एक डॉक्टर अपनी प्रॉब्लम में किसी भी तरह की वो खुद डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जैसे आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, आप खुद दूसरे पेट के डॉक्टर के पास कब जाते हैं? ना, अगर जैसे मुझे कोई मोशन में ब्लड आया है ना, तो इसका मतलब है कि मुझे कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए, तो वो तो मैं किसी और से ही करवाऊंगा। या अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है या वॉमिटिंग में ब्लड आया है ना, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो फिर मैं दूसरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाऊंगा। अच्छा ओके। फिर वो अपना इलाज तो अपना तो खुद का तो दूरबीन का कर भी नहीं पाऊंगा, और प्लस वो जहाँ भी लगा कि कुछ अलग हो रहा है तो आपको दूसरों आपको समर्पित कर देना चाहिए कि आप देखो। मतलब एक डॉक्टर, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है डॉक्टर्स में, मैंने देखे हुए हैं कि अब देखेंगे इवन कार्डियोलॉजिस्ट की हार्ट अटैक से डेथ हुआ है ना, काफ़ी बार होते हैं। हो सकता है कि उनको कभी कभी चेस्ट पेन हुआ होगा, उन्होंने कुछ दवाई ले लिया या ये सोचा कि चलो गैस एसिडिटी है कुछ है, लेकिन अंदर अंदर चल रहा हो, तो अगर उस समय वो शायद किसी और कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते तो शायद नहीं होता। नहीं होता तो आई थिंक जहाँ भी लगे कि हाँ कुछ अब नॉर्मल है तो
तो दिखा लेना चाहिए। आई होप आपको हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने डॉक्टर सरोज दुबे से पेट से जुड़ी प्रॉब्लम के बारे में बहुत खुलकर बात करी है। अगर आपका कोई सवाल ऐसा था जो हम पूछ ना पाए हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोशिश करेंगे अगला पॉडकास्ट हम उसी पर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डॉक्टर दुबे, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रश्मि जी। थैंक यू सो मच।